नमस्कार मित्रों, मैं निधि सहगल कहानियों की श्रृंखला में एक बार फिर लेकर आई हूँ रविंद्रनाथ टैगोर जी की कहानी कंचन। कंचन एक ऐसे अधूरे प्रेम की कहानी है जिसमें कंचन नाम की एक लड़की विलायत में पढ़ने वाले एक लड़के को प्रेम के सही अर्थ समझा देती है। तो चलिए सुनते हैं कंचन। मैं धन्यवाद करने जा ही रहा था कि कंचन बोल उठी, दादू, हर एक को न्योता देकर मुझे मुश्किल में डाल देते हो। भला इस जंगल में फिरंगी की दुकान कहाँ मिलेगी? ये विलायत के डिनर खाने वाले जाति से संबंधित इंसान हैं। व्यर्थ में अपनी नातिन को बदनाम करना चाहते हो? अच्छा तो कब आपको सुविधा होगी, बताइए? वृद्ध महाशय पूछ उठे। मेरी सुविधा तो कल ही हो सकती है, परंतु मैं कंचन देवी को परेशान नहीं करना चाहता। मुझे अनुसंधान के लिए वनों में जाना पड़ता है। वहाँ जो कुछ भी प्रकृति की देन के द्वारा मिलता है उसे बटोर कर ले आता हूँ। दादू, उनकी बातों पे विश्वास मत कीजिए, ये तो ऐसे ही कहते रहते हैं। मैंने सोचा ये तो बड़ी अजीब लड़की है, जो कहता हूँ उसी को जड़ से काट देती है। इस प्रकार वार्ता करते करते हम सब कंचन के मकान की ओर बढ़े चले जा रहे थे कि कंचन हठात बोल उठी, अब आप अपने शिविर को लौट जाइए। क्यों? मैंने तो सोचा था कि आप लोगों को मकान तक छोड़ आऊं। बस हम खुद ही चले जाएंगे। अस्त व्यस्त अवस्था में मकान को दिखाकर परिहास का केंद्र नहीं बनना चाहती। उसे देखते ही मेम साहब की याद आ जाएगी। विवश होकर मुझे विलग होना पड़ा। उस अवस्था में मैंने कहा, कल आप लोगों के यहाँ जो मेरा न्योता है वो मेरे नए नामकरण के लिए है। कल से नवीन माधव नाम का डॉक्टर सेन गुप्ता अंश छूट जाएगा। तब तो नामवर्तन कहिए, नामकरण क्यों कहते हैं, जैसा आप समझे। इसके उपरांत मैं अपने शिविर में लौट आया। उस दिन अनुसंधान के लिए लाए हुए पदार्थों की मैं परख नहीं कर सका। मेरा मस्तिष्क कंचन के विषय में ही सोचता रहा। अगले दिन तनिका के तट पर कंचन के साथ हमारी पिकनिक हुई। डॉक्टर साहब बालकों के समान मुझे पूछ बैठे, नवीन, क्या तुम विवाहित हो? मैंने उस भवार्थ प्रश्न का तुरंत ही उत्तर देते हुए कहा, अभी तो अविवाहित हूँ। कंचन को किसी बात से छुटकारा नहीं। वो बोली, दादू, अभी तक शब्द तो कन्या पक्ष वालों को सांत्वना देने मात्र के लिए है, उनका कोई यथार्थ अर्थ नहीं। यथार्थ अर्थ नहीं? ये कैसे निश्चय कर लिया? ये गणित की उलझन है। फिर भी उच्च गणित कहने से जो वस्तु समझी जाती है वो ये नहीं है। ये तो पहले से ही सुनने में आया है कि आप 36 साल के बच्चे हैं। एक अरसे से आपसे भी 5-7 बार कहा जा चुका है कि बेटा बहू लाना चाहती हूँ, लेकिन आपने कहा इससे पहले मैं लोहे के संदूक में रुपए लाना चाहता हूँ। इसके बाद इस अरसे में आपका सब कुछ हो गया, केवल फांसी भर शेष थी। अंत में प्रांतीय सरकार का बड़ा पद जुट गया तो माँ ने फिर कहा, अब तो बेटा ब्याह करना होगा। मेरी जिंदगी के और कितने दिन बाकी हैं? आपने कहा मेरा जीवन और मेरा विज्ञान एक है, उसे मैं देश के लिए उत्सर्ग करूंगा। मैं भी ब्याह न करूंगा। विवश होकर फिर उन्होंने आंखों का पानी पोंछकर चुप्पी साध ली। आपके 36 वर्ष का हिसाब लगाते समय मैंने कहीं गलती की हो तो कहिए, वास्तव में बताइए, संकोच की कोई आवश्यकता नहीं। फिर बोली, हम लोगों के देश में आप लोग लड़कियों को जीवन संगिनी के रूप में पाते हैं, विश्व का जिससे कोई प्रयोजन नहीं, किंतु विदेश में जो लोग विज्ञान के तपस्वी हैं उनको तो उपयुक्त तपस्विनी ही मिल जाती है। जैसे अध्यापक क्यूरी को सहधर्मिणी मदाम क्यूरी, तो क्या वैसी कोई आपको वहां रहते नहीं मिली? कंचन के कहते ही कैथरीन की बात याद आ गई। लंदन में रहते समय साथ ही काम किया था।
यहाँ तक कि मेरी एक रिसर्च की पुस्तक में मेरे नाम के साथ उसका नाम भी जड़ित था। बात माननी पड़ी। कंचन ने तत्काल ही पूछा, उनके साथ आपने विवाह क्यों नहीं किया? वे क्या इसके लिए तैयार नहीं थीं? उन्हीं की ओर से प्रस्ताव तो उठा था। तब मेरा नाम भारतवर्ष का ठहरा, इसलिए। यानी स्नेह की सफलता आप जैसे साधकों की कामना की वस्तु नहीं, लड़कियों के जीवन का परम लक्ष्य व्यक्तिगत है, और आप जैसे इंसानों का नैर्यतिक। इसका उत्तर मुझसे देते ना बन पड़ा। मुझे चुप देखकर कंचन पुनः बोली, बंगला साहित्य कतिपय आपने नहीं पढ़ा। उसमें यही बात दिखाई गई है कि लड़कियों का व्रत पुरुष को बांधना है, और पुरुष का व्रत है उस बंधन को काट कर ऊपर लोक का मार्ग पकड़ना। कच भी देवयानी के अनुरोध की उपेक्षा कर निकल पड़ा था। आप माँ का अनुनय न मानकर चल पड़े हैं। एक ही बात हुई। नारी और पुरुष में चिरकाल से चला आने वाला हो, चाहे भले ही अबला क्रंदन होता रहे। उस क्रंदन से आप लोग अपनी पूजा का नैवेद्य सजा लीजिए। देवता के उद्देश्य से ही नैवेद्य की भेंट होती है, लेकिन देवता निरासक्त ही रहते हैं। कंचन ने फिर कहा, देवयानी ने कच्छ को क्या श्राप दिया था, जानते हैं नवीन बाबू? नहीं। अपने ज्ञान साधन का फल आप स्वयं न सोच सकेंगे, हाँ, दूसरों को दान कर सकेंगे। मुझे ये बात कुछ अजीब सी लगती है। यदि ये श्राप आज कोई विदेशी लोगों को देता तो वह बच जाता। विश्व की सामग्री को अपनी सामग्री के समान व्यवहार करने की वजह से ही यूरोप वाले लालच के द्वार पर मरते हैं। उस दिन जो बातें हुई वे केवल हास्य व्यंग की ही नहीं थी, उनमें युद्ध की ओर संकेत था। कंचन के साथ अब मेरा संबंध सहज हो आया था। इस पर भी मैं कंचन के सम्मुख खड़े होकर उसकी चरम अभिलाषा की था पाने का कोई उपाय खोज नहीं पाया। हाँ, अवश्य एक दिन पिकनिक के समय यह सुयोग मिल गया। उस समय डॉक्टर साहब शिवालय के खंडर की सीढ़ी पर बैठकर रसायन शास्त्र की कोई नई आई हुई पोथी पढ़ रहे थे। एक आबनूस के पेड़ की झाड़ी में बैठकर कंचन अचानक कह उठी, इस महाकाल के वन में एक अंधी प्राण शक्ति है, उससे भयग्रस्त हूं। कंचन कहती गई, पुराने भवनों के दरार से लुक छिपकर पीपल का अंकुर निकलता है और फिर धीरे धीरे अपनी जड़ों से उसे बुरी तरह जकड़ लेता है। ये भी वैसा ही है। दादू के साथ यही बात हो रही थी। दादू कह रहे थे, बस्ती से बहुत दिनों तक दूर रहने से प्रकृति के अभाव से मानव का चरित्र दुर्बल हो जाता है और आदमी प्राणी प्रकृति का असर प्रखर हो उठता है। मैंने उत्तर दिया, बताता हूं, मेरी बात को भली भांति सोच देखिएगा। मेरे विचार ये हैं कि ऐसे अवसरों पर मानव का संग भीतर और बाहर से मिलना चाहिए, जिसका प्रभाव मानव प्रकृति को पूर्ण कर सके। जब तक ये नहीं होगा तब तक अंध शक्ति से पराजित ही होना पड़ेगा। काश आप मामूली। हाँ हाँ कहिए, संकोच मत कीजिए, कंचन ने शीघ्रता से कहा। ये तो जानते ही हैं कि मैं एक वैज्ञानिक हूँ, अतः जो कहने जा रहा हूँ उसे व्यक्तिगत आसक्ति से रहित होकर ही कहूँगा। आपने एक दिन भवतोष को बहुत स्नेह से देखा था, क्या आज भी उसे उसी प्रकार? समझ लीजिए नहीं करती। तब मैंने ही आपके मन को उधर से हटाया है। संभव हो सकता है, लेकिन आपने ही नहीं बल्कि इस अंध शक्ति ने भी। इसलिए मैं इस हटने को श्रद्धा की दृष्टि से नहीं देखती। ऐसा क्यों? दीर्घकाल के प्रयास से मानव चित्र शक्ति में अपने आदर्श की रचना करता है। प्राण शक्ति की अंधता उस आदर्श को तोड़ देती है।
आपके प्रति जो मेरा प्रेम है वह उसी अंध शक्ति के आक्रमण का फल है। नारी होकर भी आप प्रेम पर ऐसा अपवाद मरती हैं। नारी होने के कारण ही ऐसा कह रही हूं। प्रेम का आदर्श हमारे लिए पूजा की सामग्री है, उसी को सतीत्व कहते हैं। सतीत्व एक आदर्श है। ये सामग्री वन की प्रकृति की नहीं है, मानवी की है। इस निर्जन में इतने दिनों से इसी आदर्श की पूजा कर रही थी। सारे आघातों को सहन और धोखा खाने के बाद भी उसे बचा सकी तो मेरी पवित्रता भी नहीं जाएगी। क्या भवतोष के लिए अब भी श्रद्धा का स्थान है? नहीं। उसके पास जाना चाहती हो? नहीं। तो फिर कुछ भी नहीं। मैं आशय नहीं समझा। आप समझ भी नहीं सकेंगे। आपकी संपत्ति ज्ञान है, उच्चतर शिखर पर, वो भी इम्पर्सनल है। नारी संपत्ति हृदय की संपत्ति है। यदि उसका सब कुछ चला जाए, वह सब कुछ जो बाहरी है, जिसे स्पर्श किया जा सकता है, तब भी उस प्रेम में वह वस्तु बच रहती है जो कि इम्पर्सनल है। वाद विवाद में समय नष्ट ना कीजिए। मुझे कुछ ही दिनों में खोज करने के अभिप्राय से अन्यत्र कहीं चला जाना होगा, किंतु फिर गए क्यों नहीं? आपसे तभी कंचन ने पुकारा, दादू। डॉक्टर साहब अपना पढ़ना लिखना छोड़कर उठ आए और मधुर स्नेह के स्वर में बोले, क्या है दीदी? आपने उस दिन कहा था ना कि मनुष्य का सत्य उसी की तपस्या के भीतर से अभिव्यक्त हुआ है। उसकी अभिव्यक्ति प्राणी शास्त्र से समझी जाने वाली अभिव्यक्ति नहीं है। हाँ, बिल्कुल ठीक। दादू, तो फिर आज अपनी और आपकी बात का निर्णय कर दूं? कई दिनों से मस्तिष्क उथल पुथल का केंद्र बना हुआ है। मैं उठ खड़ा हुआ, बोला, तो मैं चलूं? नहीं, आप बैठिए। दादू, आपका वही पद फिर खाली हुआ है और सेक्रेटरी ने पुनः आपको बुलवाया भी है। हाँ, तो फिर आपको उस पद को स्वीकार करना होगा। अति शीघ्र वहीं लौट जाना होगा। डॉक्टर साहब बेचारे हतबुद्धि होकर कंचन के मुंह की ओर ताकते रहे। कंचन बोली, अच्छा, अब समझी। आप इसी सोच में पड़े हैं कि मेरी क्या गति होगी। यदि अहंकार की मात्रा बहुत ना बढ़ती हो तो आपको ये बात स्वीकार करनी ही होगी कि मेरे बिना आपका एक दिन भी नहीं चल सकता। मेरी अनुपस्थिति में तो 15वीं आश्विन को आप 15वीं अक्टूबर समझ बैठते हो। जिस दिन घर में अपने सहयोगी अध्यापक को भोजन के लिए आमंत्रित करते हो, उसी दिन लाइब्रेरी के द्वार बंद करके कोई निदारूण इक्वेशन सुलझाने में लग जाते हो। नवीन बाबू सोचते होंगे कि मैं बात बड़ा चढ़ा कर कह रही हूँ। आज ऐसी अशुभ बातें सब अभी खत्म हो जाएंगी। आप चलें तो मेरे साथ अपने काम पर। छूटी हुई गाड़ी फिर लौट आएगी। डॉक्टर साहब मेरी ओर देखकर बोले, तुम्हारी क्या सलाह है नवीन? मैं क्षण भर स्तब्ध रहकर बोला, कंचन देवी से अधिक अच्छा परामर्श कोई नहीं दे सकता। कंचन ने उठकर मेरे चरण छूकर प्रणाम किया। मैं संकुचित होकर पीछे हट आया। कंचन बोली, संकोच न कीजिए, आपकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं हूं। ये बात किसी दिन साफ हो जाएगी। आज आपसे यहीं अंतिम विदा लेती हूँ। जाने से पूर्व अब भेंट ना होगी। ये कैसी बातें कर रही हो दीदी? डॉक्टर साहब ने पूछा। दादू, इतना ही कह सकी कंचन। मैंने उसी क्षण डॉक्टर साहब की पगधूलि का स्पर्श किया। उन्होंने छाती से लगाकर कहा, मैं जानता हूं नवीन कि तुम्हारी कीर्ति का पथ तुम्हारे सामने प्रशस्त है। अपने स्थान पर लौटकर पहला रिकॉर्ड निकाला। उसे देखते ही मन में सहसा आनंद उमड़ आया। समझा, मुक्ति इसी को कहते हैं। संध्या बेला में दिन भर का काम समाप्त करके बरामदे में आते ही अनुभव हुआ, पंछी पिंजरे से तो निकल आया है, किंतु उसके पांवों में जंजीर की एक कड़ी अभी भी उलझी हुई है। हिलते हिलते वो बज उठती है।